नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर और इस पेपर की ईवीएस के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। ईवीएस का पहला क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? पहला ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम और पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, चौथा है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। एक बार इसका मैप भी देख लेते हैं। बिहार आपका है यहां पे, ठीक है। जम्मू कश्मीर आपका है यहां पे। इसके बाद अगर मैं गोवा की बात करूं तो गोवा आपका है यहां पे। अगर बिहार के लिए हम यहां पे दिशाएं निश्चित करें तो ऊपर होगा आपका उत्तर, नीचे आपका होगा दक्षिण, इधर आपका होगा पूरब और इधर आपका होगा पश्चिम। तो बिहार के लिए अगर मैं बात करूं जम्मू और कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर तो होगा उत्तर पश्चिम में, इनके बीच में। और अगर गोवा की बात करें तो ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो गोवा आपका होगा दक्षिण पश्चिम में। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? पहला ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि। जब सतह क्षेत्र और तापमान में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तीव्र हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। तीसरा ऑप्शन है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। चौथा ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। जब दोनों में कमी आएगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी, ठीक है। अगर सतह का क्षेत्र बढ़ेगा, मान लीजिए क्षेत्र बड़ा है, तो यहाँ पे हवा से भी वाष्पीकरण होगा और धूप की किरणों से भी वाष्पीकरण होगा। तापमान बढ़ने पर तो सबको पता ही है कि क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। जैसे कि अभी अभी हमने मैप में समझा था, ये जो स्थान है गोवा, यहाँ पे कश्मीर और यहाँ पे बिहार। इसके बाद हमने इनके सापेक्ष जो दिशाएं थी उनको हमने समझा। तो ये किसमें हम समझते हैं? ये हम समझते हैं ऑप्शन नंबर 2, मैपिंग स्किल में। यहाँ पे मानचित्रण कौशल आएगा, ठीक है। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? पहला ऑप्शन है एनसीएफ 2005, दूसरा ऑप्शन है एनसीएफ 1988, तीसरा है एनसीएफ 2000 और चौथा है एनसीएफ 1975। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, एनसीएफ 2000 ने एकीकृत यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण को हम क्या करते हैं, एक साथ ही पढ़ाते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो ईवीएस की बुक होती है उसमें कुछ टॉपिक विज्ञान के होते हैं, कुछ सामाजिक विज्ञान के होते हैं और कुछ पर्यावरण के होते हैं। तो इन सारी चीजों को एकीकृत रूप में पढ़ाने के लिए सिफारिश की गई थी 2000 एनसीएफ 2000 में। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? स्थानांतरित खेती जिसमें क्या होता है, एक बार यहाँ पे खेती की, ठीक है, और इस खेत में खेती करने के बाद इसको छोड़कर चले जाते हैं और फिर दूसरी जगह पर खेती करते हैं। तो ये वाली खेती कहाँ पर प्रचलित है? पहला ऑप्शन है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दूसरा दक्षिण क्षेत्र में, तीसरा उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में और चौथा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है मिजोरम पे, कई बार मिजोरम ऑप्शन में दे दिया जाता है।
तो जो स्थानांतरित खेती होती है ये कहाँ होती है? मिजोरम में या फिर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। तो यहां से एक बार देख लेते हैं। उत्तर आपका है ऊपर, यहां आपका होता है दक्षिण, इधर आपका है पूरब और इधर आपका है पश्चिम। उत्तर पूरब का जो क्षेत्र है ये वाला, तो इन राज्यों में ये वाली खेती पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। तीसरा ऑप्शन है जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। चौथा है बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, बांध सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा मीथेन, तीसरा जलवाष्प। तो ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? भारत में जो ठंडे रेगिस्तान हैं ये मानसून से क्यों प्रभावित नहीं होते? पहला, ठंडे रेगिस्तानों में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती हैं। दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। तीसरा, ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर हैं। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। वृष्टि छाया का मतलब है ऐसे स्थान जहां पर वर्षा सबसे कम होती है। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? पहला नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर, चौथा क्लोरीन। तो ताजमहल के पीले होने के लिए जो जिम्मेदार है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, सल्फर डाइऑक्साइड। गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? पहला चोल राजवंश ने, दूसरा चालुक्य राजवंश ने, तीसरा काकतीय राजवंश ने, चौथा पल्लव राजवंश ने। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, काकतीय राजवंश ने। किसने बनवाया था? काकतीय राजवंश ने। और गोलकुंडा का जो किला है ये आपका है हैदराबाद, तेलंगाना में। पंद्रह ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व गुणा आयतन। घनत्व आपका है 15 गुणा आयतन आपका है 3, तो 15 तियां 45 ग्राम, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? पहला द्रव्यमान, दूसरा गुरुत्वाकर्षण, तीसरा त्वरण, चौथा भार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ऐसी वस्तु जिससे कोई भी प्रकाश किरण नहीं गुजरती। पहला अपारदर्शी, दूसरा पारभासी, तीसरा पारदर्शी, चौथा उत्तल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, अपारदर्शी। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 केजी है? एक चीज आपको याद रखनी है, द्रव्यमान सभी जगह पर सेम होता है। ठीक है, चाहे वो चंद्रमा पे हो चाहे वो पृथ्वी पे हो। अगर इसका द्रव्यमान चंद्रमा पे 10 केजी है तो पृथ्वी पे भी कितना होगा? 10 केजी होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमें द्रव्यमान को कन्वर्ट करना है भार में, तो भार बराबर होता है
भार वेट बराबर होता है मास इनटू गुरुत्वाकर्षणीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण त्वरण। तो यहाँ पे मास आपको दे रखा है, द्रव्यमान आपका है 10 इंटू जी का मान पृथ्वी पर होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन दोनों को अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा 98 न्यूटन। भार का जो एसआई मात्रक है, भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ठीक है। तो 98 न्यूटन, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे आएगा 98 न्यूटन, ठीक है। द्रव्यमान चाहे पृथ्वी हो चाहे चंद्रमा हो, सभी जगह सेम होता है। लेकिन अगर हम भार की बात करें तो भार पृथ्वी पर अगर भार है 60 केजी, तो चंद्रमा पर भार होगा 60 का 1/6, 60 का 1/6 यानी 10 केजी। कोई भी वस्तु है उस वस्तु का 1/6 भार हो जाता है चंद्रमा पर जाके। अगला प्रश्न है, एक विलेय का विघटन दर पर निर्भर करता है। पहला दाब पर, दूसरा तापमान पर, तीसरा सतह क्षेत्र पर, चौथा भार पर। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2, तापमान पर। एक विलेय का विघटन दर तापमान पर निर्भर करता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।